हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पार्ट 2 में ऑफ थ्योरी वन शॉट पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजी का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, इसको देखने से पहले आप स्ट्रेटेजी वाला वीडियो जरूर देखें। क्यों देखें भाई? देखो, फालतू का पढ़ोगे मार्क्स कम आएंगे। मैंने बीएस के वीडियो में भी यही बातें समझाई थी। जिन लोगों ने इसको फॉलो किया है वो बीएस का पेपर फोड़ कर आए हैं। लेकिन अब बारी है अकाउंट्स की। आलस छोड़ के प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। और स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो हमारा वीडियो देखें, देन हमारा पार्ट 2 देख सकते हैं। और अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने हमारे जो फर्स्ट पार्ट में आखिरी में टॉपिक किया था वो था एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। आज के टॉपिक की जो हम शुरुआत करने वाले हैं ये हम करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से। उसमें हमने बेसिक कुछ एग्जांपल लिए हुए थे, जैसे कि एक फर्म थी और फर्म में कौन था? फर्म में दो पार्टनर थे, एक अपना राजू और एक अपना बाबू। ये जो दो पार्टनर है ये बाबू बाबू भैया वाले हैं, इधर उधर मत निकल जाना। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि किसी भी वजह से पुरानी जो पार्टनरशिप डीड है वो खत्म होने वाली है और नई पार्टनरशिप डीड बनेगी। कारण कुछ भी हो सकता है, एक नया पार्टनर एडमिट हो सकता है, पुराना पार्टनर रिटायर हो सकता है, पार्टनर की डेथ हो सकती है, फर्म डिसॉल्व हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। समझने वाली बात यह है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि आपकी पुरानी डीड खत्म होगी और नई डीड शुरू होगी। तो सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है ये हम डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में भी। पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है जहां पर एक व्यक्ति प्रॉफिट्स को शेयर करता है, जहां पर बिजनेस कैरी ऑन किया जा सकता है सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा भी। सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये मेंशन्ड है। तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट ये बताता है हमें कि कैसी रिलेशनशिप होने वाली है बिटवीन द पार्टनर्स। ओके, तो ये डीड कहलाएगी। जब भी कोई एक चेंज आएगा पार्टनर्स के रिलेशनशिप में तो वहां पर जो अग्रीमेंट है ये रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। साधारण भाषा में समझाता हूं। मान लेते हैं कि हमारे जो दो पार्टनर थे राजू और बाबू। अब राजू और बाबू के बीच में एक डीड थी। अब ये जो डीड है ये कैसे कैसे खत्म हो सकती है? मान लेते हैं कि श्याम आ गया फर्म में, तो एक नई व्यक्ति की एंट्री हुई तो रिकॉन्स्टिट्यूशन। कोई पुराना व्यक्ति छोड़ के चला गया, मान लो बाबू भैया छोड़ के चले गए तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिटायरमेंट हो गया या किसी की डेथ हो गई तो भी क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। या फिर मान लो राजू और बाबू जो आपस में प्रॉफिट शेयर करते थे उसका रेशियो उन्होंने बदल लिया तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो सिंपल भाषा में अगर हम समझें, एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि जो एग्जिस्टिंग डीड है उसमें अगर किसी भी तरीके का चेंज आता है तो यहां पर पुराना अग्रीमेंट खत्म हो जाता है और एक नया अग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आता है। लेकिन यहां सिर्फ पार्टनरशिप डीड खत्म होती है, फर्म जो है वो रेगुलरली चलती रहती है। तो ये रहे वो इवेंट जिसमें फर्म जो है ये रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, है ना? ध्यान से सुनना आप, क्यों? क्योंकि ये बार बार आएगा। अब ये बार बार आएगा तो मैं बार बार नहीं समझा के एक बार यहां बहुत अच्छे से आपको समझा देता हूं। चेंज इन रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। राजू और बाबू पहले 50-50% के पार्टनर्स थे, ठीक है। अब ये कितने के हो गए? मान लेते हैं कि राजू बोल 1.5 शाणा निकला और चेंज कर दिया, ठीक है। तो इनका रेशियो बदल गया। पहले कितना था? 50-50 का था, मतलब 1:1 का था। अब 60-40 का हो गया, मतलब कितने का हो गया? 3:2 का। तो इनके बीच में क्या हुआ? रेशियो बदल गया, मतलब यहां पुरानी डीड खत्म होगी, एक नई डीड एग्जिस्टेंस में आएगी। ये था केस 1। देन आता है अगला केस जिसमें क्या है? एक नया पार्टनर एडमिट होने वाला है। मान लो इन लोगों के रेशियो में कोई चेंज नहीं आया, एक नया पार्टनर आ गया श्याम, तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, पुरानी डीड खत्म होगी, नई डीड बनेगी। बाबू भैया रिटायर हो गए तो भी यही होगा। और अगर मान लेते हैं बाबू भैया रिटायर होने की जगह निकल लिए, उठा ले रे देवा, सच में उठा लिया उन्होंने,
तो ऐसी सिचुएशन में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। या फिर और कोई फर्म थी पहले से, उसके साथ में इनका अमेलगमेशन हो गया, मतलब उनकी जो फर्म थी किसी और फर्म के साथ मिल जाती है, तो ये बन जाएगा अमेलगमेशन। जैसे मान लो हीरो और होंडा आपस में जुड़ गई थी, तो वो क्या कहलाया था? अमेलगमेशन। आज के समय एग्जांपल क्या है? आइडिया और वोडाफोन क्या हुई है? ये अमेलगमेट हुई है। इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म अगर अमेलगमेट हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होगा? जो फर्म है ये रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। तो आपको क्या क्या समझ में आया? एग्जिस्टिंग पार्टनर के रेशियो में चेंज, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन। जो पुराना पार्टनर, एक नया पार्टनर आया, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन। पार्टनर रिटायर कर गया, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन। डेथ हो गई, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन। या अमेलगमेशन हुआ, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन। 5 सिचुएशंस है, ये याद रखना। फिर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी पार्टनर। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो चेंज इन पीएसआर की अगर हम बात करें, चेंज इन पीएसआर मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मतलब ये होता है कि ऑलरेडी वहां पर जो पार्टनर्स हैं इनके बीच में कोई ना कोई चेंज आया है। किसमें? उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट में किसी और पार्टनर के साथ में। तो इसे बोला जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जाम्पल के लिए राजू और बाबू के साथ में अगर श्याम एंटर कर रहा है, तो वहां पर भी चेंज आएगा, और वहां जो उनके बीच रेशियो में चेंज आया है, इसे ही बोला जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां समझने वाली बात क्या है? फर्म तो उतनी ही है। अब अगेन यहां जो मैं बताने वाला हूं ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी काम आने वाला है, तो बहुत ध्यान से सुनना। तो हमारा राजू है और हमारा बाबू है, ठीक है। और यहां एक नया पार्टनर आता है श्याम। अब श्याम को क्या चाहिए? कंपनी में हिस्सा चाहिए। तो वहां पर क्योंकि उसको हिस्सा चाहिए, तो पहले से ये जो दो लोग हिस्सा लिए बैठे हैं, इनको अपना अपना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो 50% राजू के पास था, 50% बाबू के पास था। अब श्याम आया, इसने बोला कि हमें चाहिए 40% शेयर। तो अब श्याम ने मांग कर दी कितने की? 40% की। अब ये 40% नया थोड़ी डालेंगे, जो पहले से है उसी में हिस्सेदारी मिलेगी। तो यहां राजू ने अपना 20% इसको दे दिया और बाबू ने भी अपना 20% इसको दे दिया, तो इसको कितना मिल गया? 40%। लेकिन इन बेचारों का 20-20% चला जाने की वजह से अब राजू का कितना बचा? 30%। और बाबू का कितना बचा? 30%। तो यहां एक बात यह समझ में आई कि एक पार्टनर गेन करेगा, तो दूसरा पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर क्या करेंगे? सैक्रिफाइस करेंगे। तो इस केस में जो श्याम था, ये कौन सा पार्टनर था? गेनिंग पार्टनर था। और इस केस में राजू और बाबू ये दोनों कौन से पार्टनर थे? ये थे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। नाउ इतना समझ लेने के बाद यहां पर ये पॉइंट यहां पर मैंने समझा दिए हैं। ओके, एक एग्जांपल गिवन है, वो एग्जांपल चाहो तो आप पढ़ लेना, वैसे ये वाला एग्जांपल ऑलरेडी बेहतरीन है। अब इनको लेके जब श्याम उस फर्म में एंट्री करेगा, तब जो श्याम है उसे, क्योंकि वो उनसे क्या ले रहा है? रेशियो, तो रेशियो के बदले में देगा पैसा। तो जो गेनिंग पार्टनर है हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या देंगे? पैसे देंगे। इस केस में जो श्याम है ये पैसा पे करेगा राजू को भी और बाबू को भी, क्योंकि इसने किया है गेन और इन्होंने किया है सैक्रिफाइस। तो जो सैक्रिफाइस करेगा उसे पैसा मिलेगा, जो गेन करेगा वो पैसा देगा। यहां से सिंपल सी एंट्री समझ लो एक, कि जो गेन कर रहा है उसको पैसा देना पड़ रहा है, मतलब एंट्रीज जब हम करेंगे तो उसमें अकाउंट जो है डेबिट होगा, किसका? गेनिंग पार्टनर का हमेशा। और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है इनका अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके अकाउंट में पैसा आएगा और इनके अकाउंट से पैसा जाएगा। बात करेंगे एडजस्टमेंट की। तो एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है? देखो, जब नया पार्टनर आएगा, ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल्स में जो है अभी मैंने दिए थे इसमें समझाया है एडजस्टमेंट, बट एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में कैसा चलेगा वो समझेंगे। तो द इशू दैट नीड टू बी एड्रेस्ड एट द टाइम ऑफ द चेंज इन PSRR। तो इसमें क्या मिलने वाला है? कुल मिला के आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड
गेनिंग रेशियो। आपने देख लिया कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा, कितना गेन करेगा, निकाल लिया। फिर इसके बाद आप मूव करेंगे गुडविल में, ठीक है। अब आप आ गए गुडविल में। अब आप किसका कैलकुलेशन निकालोगे? गुडविल का, कि गुडविल कितना मिला है और कितना गया है। पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने गुडविल को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो यहां आपको समझ में आ रहा होगा कि जो गुडविल है इसका हिसाब किताब हम करेंगे। अब कहानी में जोड़ देता हूं ताकि आपको और इजीली याद हो जाए, है ना। एग्जाम्पल बहुत हेल्पफुल होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं। तो जब राजू और बाबू के बीच में श्याम आएगा, तो इनके बीच में जो सैक्रिफाइसिंग है और जो गेनिंग है ये तो हम निकालेंगे, लेकिन डायरेक्टली अकाउंटिंग यहां से नहीं होगी। इसके बाद किस किस चीजों का हिसाब किया जाएगा? राजू बोलेगा कि भैया एक काम करो, गुडविल अकाउंटिंग करो। पहले किसकी? गुडविल की। गुडविल की अकाउंटिंग करने के बाद बोलेगा एक काम करो, आपके पास जितना पैसा इकट्ठा किया हुआ आपने रखा है उसका भी हिसाब किताब करो। तो रिजर्व का हिसाब होगा। रिजर्व का हिसाब हो गया तो याद रखना सीक्वेंस है, पहले गुडविल का, फिर रिजर्व का, फिर किसका? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। पहले से अगर आपके पास कोई प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं तो उनकी भी अकाउंटिंग होगी। तीन चीजें आई, गुडविल, रिजर्व, और अगर पहले से कोई प्रॉफिट है या लॉस है तो। इन सभी का हिसाब कर लेने के बाद बचा कौन? अभी कंपनी के एसेट और लाइबिलिटीज तो बची है ना, इनका भी हिसाब किताब होगा, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू घटती और बढ़ती रहती है। एसेट का जब हिसाब किताब होगा तो इसके लिए जो शब्द उपयोग में लाया जाएगा वो है रिवैल्यूएशन, और लाइबिलिटीज के लिए जो शब्द उपयोग में लाया जाएगा वो है रीअसेसमेंट। फिर आएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो कुल मिला के जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा तब किन किन चीजों का हिसाब होगा? गुडविल का, रिजर्व का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का, रिवैल्यूएशन होगी एसेट्स की, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, एंड एट लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। लास्ट में होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये प्रॉपर इसी सीक्वेंस में फॉलो किया जाता है, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि इसी हिसाब से इसको चलाना पड़ता है। ऐसा किसने कहा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने। और ये कौन तय करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो बॉडी होती है उन्होंने ही इसे डिसाइड किया हुआ है, ICAI ने। ओके, इन्हें थोड़ा सा और इलेबोरेटेड फॉर्म में समझेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आपको पता है जिसने अपना हिस्सा छोड़ा वो सैक्रिफाइसिंग, जो हिस्सा रिसीव करेगा वो गेनिंग। अब आ जाती है इनकी डेफिनेशन, लेकिन क्योंकि आपने किया हुआ है एक बेहतरीन सा एग्जांपल तो आपको ये तो फटाफट समझ में आ जाएगा। जिस व्यक्ति ने, यानी कि एक व्यक्ति ने या एक से ज्यादा व्यक्तियों ने अपना हिस्सा छोड़ा है किसी और पार्टनर के लिए जो आने वाला है, वो पार्टनर कहलाएंगे क्या? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और उनका रेशियो कहलाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ट्रिक बताता हूं फॉर्मूला याद रखने की। क्या फाइंड करना है कि भैया सैक्रिफाइस्ड कितना हुआ है? एक फॉर्मूला याद रख लो, बहुत सारी जगह काम आएगा। और फॉर्मूला भी क्या है? बेटा जी, बेटा सन, SON, SON। सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, एंड दैट्स इट। आगे पीछे करके न्यू फाइंड करना है तो आगे पीछे कर दो, ओल्ड फाइंड करना है तो आगे पीछे कर दो, एक पता है, सारे पता चल जाएंगे। तो सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग रेशियो, वो पार्टनर जिसने, वो पार्टनर या पार्टनर्स, यानी कि एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स जो कंपनी में एंट्री ले रहे हैं और हिस्सा रिसीव करेंगे, उसके बदले में जो वो पैसा दे रहे हैं, यहां पर उनके बीच में जो रेशियो आता है उसे बोला जाता है क्या? गेनिंग रेशियो। और गेन्ड शेयर जो है इसे कैसे फाइंड करते हैं? गेनिंग प्रॉफिट शेयर का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना है। तो वो मैंने बताया था SON। यहां पर क्या है? गेन्ड इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। अब यहीं से समझ आता है कारण कि भैया जो गेनिंग रेशियो निकाला गया है और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला गया है, ये क्यों निकाला गया है? ताकि पता चले अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। क्या पता चल जाए?
अमाउंट ऑफ कंपनसेशन हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से वो अमाउंट पता चल जाए जो श्याम देगा फर्म में एंट्री लेने के लिए। किसकी फर्म में? राजू और बाबू की। देन कम्स अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। गेनिंग पार्टनर है जो है ये कंपनसेट करेगा, ये मैं बता चुका हूं। और वो जो पैसा देगा, हमारे केस में जो पैसा श्याम देगा, इसे बोला जाता है गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल को एक नाम से और जाना जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये कैसे पता चलेगा कि कितना पैसा पे करना है? सिंपल सा फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फर्म। जो फर्म की वैल्यू है वो लिख दो और जितना हिस्सा मिला है शाम को उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एग्जांपल से करते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं कि जो धर्म है और वीर है ना, एग्जांपल में यहां पर एग्जिस्टिंग पार्टनर में चेंज आ रहा है। मान लेते हैं आपको बहुत अच्छे से राजू और बाबू समझ में आ रहे थे, तो राजू और बाबू जो है इनका पहले कितना रेशियो था? 3:2। तो बाबू बोलता ऐसा नहीं चलेगा रे बाबा, मेरे को तेरा बराबर का पार्टनर बनने का है। तो राजू बोलेगा ठीक है ऐसा कर लो। तो ये इक्वली शेयर करना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो धर्म है ये अपना कितना हिस्सा लूज करेगा? 1/10। धर्म को अपना 1/10 हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके यहां पर ये दोनों के बीच में बराबर रेशियो निकल के आएगा। तो अब इस केस में जो राजू है अपना, राजू पे करेगा। राजू कितना हिस्सा छोड़ रहा है? 1/10। याद रखना, राजू के पास ज्यादा हिस्सा था तो वो अपना 1/10 हिस्सा छोड़ रहा है। किसके लिए छोड़ रहा है? बाबू भैया के लिए। तो बाबू भैया को हिस्सा मिलेगा तो बाबू भैया पैसा भी देंगे। तो अब अमाउंट निकालना है ना, निकाल लेते हैं। तो यहां पर जो अमाउंट है कितना है? 5,000 गुडविल है जो वैल्यू। ओके, पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है? 50,000 रुपए, है ना। और यहां पर हिस्सा कितना मिला है बाबू भैया को? 1/10। तो ये और ये काट दो तो कुल मिला के कितना पैसा निकला? 5,000 रुपए। तो यहां पर जो बाबू भैया हैं वो राजू को 5,000 रुपए देंगे उसके उस हिस्से के बदले जो उसने छोड़ा और रिसीव किया। किसने? बाबू भैया ने। अगर ये एग्जांपल समझ में नहीं आता तो सिंपली यहाँ फॉर्मूला मैंने समझाया है, जब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो वैसे भी मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो सिंपली यहां पर अमाउंट ऐसे डिटरमाइन किया जाता है। फिर आता है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो सिंपल सी बात है, पहला स्टेप जो है हमारा क्या था? गुडविल फाइंड करना। तो गुडविल हम निकाल चुके हैं, तो अब अकाउंटिंग की जाएगी किसकी? रिजर्व की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की और लॉसेस की। तो जब कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा होगा किसी भी वजह से, उस समय हमें ध्यान देना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं जो हमारी कंपनी है उसमें पहले से कोई रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉसेस हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या फिर करेंट अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट क्या होता है ये मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो ये उनके पुराने रेशियो में चला जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? These are transferred because reserve, accumulated profit and losses on the date of change in PSR were earned before the PSR ratio change. डेफिनेशन है, सिंपली समझाता हूं। मान लेते हैं कि राजू और बाबू जब ये पार्टनर थे तो इनके पास रिजर्व कितने के थे? 50,000 के, और प्रॉफिट कितने का था? 30,000 रुपए का। पार्टनर ये इक्वल के थे। अब आया श्याम। अब श्याम आया तो श्याम एंट्री करते से इस रिजर्व पे थोड़ी हक दिखा सकता है, मेहनत से कमाया भाई लोगों ने, इस 30,000 पे हक तो दिखा नहीं सकता। तो ये क्या होगा, इसकी एंट्री से पहले ये लोग अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट नहीं भाई, जो कंपनी का अकाउंट है ना, जो कंपनी में उन्होंने अपने लिए खोला हुआ कैपिटल अकाउंट, उसमें। तो ये दोनों अपने अपने अकाउंट में इसको वापस डाल लेंगे अपने रेशियो के हिसाब से, इसको भी डाल लेंगे और इसको भी डाल लेंगे। लॉस होता तो लॉस को भी बांटते, क्यों? क्योंकि अगर शाम को फायदा नहीं मिल रहा तो वो लॉस भी क्यों झेलेगा। तो बस सिंपली यही कहलाता है क्या? अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर आपके दिमाग में ये कहीं से भी आ रहा है कि
इसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात ये है, एक नया व्यक्ति एंट्री लेगा तो चाहे फायदा हो चाहे नुकसान, सब वापस करके एक नई शुरुआत की जाएगी। इसी वजह से अकाउंटिंग की जाती है, रिजर्व की, प्रॉफिट की या लॉसेस की। अब जब हमने बात कर ली है रिजर्व की, प्रॉफिट्स की, लॉसेस की, तो कंपनी के पास एसेट्स भी होते हैं जिनकी वैल्यू घट सकती है, बढ़ सकती है। लाइबिलिटीज होती है जिनकी वैल्यूज घट सकती है, बढ़ सकती है। कैसे? कंपनी के पास लैंड थी और जो लैंड है ये एप्रिशिएट हो गई, तो क्या हुआ, इन लोगों ने जो जमीन खरीदी थी उसके दाम बढ़ गए, तब उसका मुनाफा फालतू में वो क्यों देंगे, किसको, श्याम को। तो यहां पर समझने वाली बात ये है। और लाइबिलिटीज अगर रही हो, सोचो उन्होंने क्या किया हो, लोन ले रखा हो, तो उसमें क्या होगा, जो इंटरेस्ट है वो लग रहा होगा, तो वो इंटरेस्ट भी फालतू में श्याम क्यों भरेगा। तो ऐसी सिचुएशंस में चाहे एसेट हो चाहे लाइबिलिटीज हो, उन्हें भी राइट ऑफ कर दिया जाता है। इसे ही बोला जाता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। समझेंगे डेफिनेशंस को। तो एसेट्स को क्या किया जाता है, रिवैल्यूएट किया जाता है। लाइबिलिटीज को रीअसेस किया जाता है जब भी पीएसआर चेंज होगा। तो अगर कोई फायदा हुआ है या लॉस हुआ है तो ये क्रेडिट में जाएगा या डेबिट में। कुल मिला के अगर राजू बाबू को गेन हुआ है तो क्रेडिट में जाएगा, राजू बाबू की वजह से लॉस हुआ है तो डेबिट में जाएगा, लेकिन उन्हीं के अकाउंट में जाएगा, श्याम के अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि भाई उसके तो अभी अभी कदम पड़ने वाले हैं। कदम पड़ने से पहले जो रायता फैला रखा है या फायदा कमा रखा है वो उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। शुरुआत गुडविल से हुई, फिर रिजर्व में, फिर प्रॉफिट एंड लॉसेस में, फिर एसेट्स में और लाइबिलिटीज में। The reason for revaluation of asset and reassessment of liability is that any increase or decrease in value of assets and liabilities up to the date of change in PSR pertains to the period before change in PSR। वही बात जो मैंने आपको बताई कि भैया PSR के पहले के जितने भी ट्रांजैक्शन थे, अच्छा था बुरा था, सब किसका था, सब था एग्जिस्टिंग पार्टनर का। नए पार्टनर की कोई हेडेक नहीं है। फायदा नहीं मिलेगा तो नुकसान भी नहीं मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा तो फायदा भी नहीं मिलेगा। जो हेडेक है वो पुराने पार्टनर्स जाने। पार्टनर डिसाइड क्या कर सकते हैं, किसको लेके, एसेट्स और लाइबिलिटी को लेके। तो वो अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज की नई वैल्यूज को भी लिख सकते हैं, रिवाइज्ड वैल्यू को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर नहीं भी कर सकते, है ना। एग्जाम्पल से समझाता हूं। राजू और बाबू इन्होंने एक जमीन ली हुई थी, ठीक है। वो जमीन थी 10 लाख की, आज हो गई 15 लाख की। अब शाम के एडमिशन से पहले हो सकता है वो लोग डिसाइड करें कि उनको अपनी जो फर्म है उसमें नई वैल्यू लिखनी, मतलब वो चाहे तो 15 लाख भी लिख सकते हैं या नॉट टू रिकॉर्ड, चाहे तो वो पुरानी वैल्यू भी लिख सकते हैं। और जब ऐसा कुछ होगा तब क्या होगा, व्हेन रिवाइज्ड, मतलब 15 लाख वाली वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी आर टू बी रिकॉर्डेड, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी आर रिकॉर्डेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान से सुनना दोस्त, एक नया अकाउंट आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर इन्होंने नई वैल्यू लिखने की कोशिश की तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इनको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? When revised value of assets and liabilities are not to be recorded, or loss on revaluation of asset and reassessment of liabilities is adjusted through partner capital account by passing an entry by debiting crediting partner capital account of gaining partner and debiting sacrificing partner। तो कुल मिला के 15 लाख की वैल्यू अगर उन्होंने लिखने की कोशिश की तो वो ये करेंगे। अब हो सकता है कि वो 15 लाख ना लिखें, पुराना पूरा हिसाब किताब अलग करें, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे वो, तो जब ये वाली वैल्यू रिकॉर्ड नहीं की जाएगी तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट में या रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी में इसे एडजस्ट कर दिया जाएगा। कहाँ एडजस्ट करेंगे, सोचो पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट है, कहाँ पर, फर्म में। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा और वहां पर
एक एडजस्टमेंट की एंट्री आएगी, वो खुद ही एडजस्ट कर लेंगे। अगर फायदा हुआ है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और नुकसान हुआ है तो उनका जो कैपिटल अकाउंट है ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। देन यहां हमने जो समझा था ये रिकॉन्स्टिट्यूशन समझा था। अब एग्जैक्टली एक पार्टनर के एडमिशन की बात करेंगे, तो इस केस में हम श्याम को लेकर आने वाले हैं। तो पुरानी डीड खत्म होगी आते से ही, नई डीड बनेगी और यहां पर वो अमाउंट निकाला जाएगा जो न्यू पार्टनर को कंट्रीब्यूट करना है। तो सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से कौन व्यक्ति पार्टनर बन सकता है, किसे हम पार्टनर के तौर पे एडमिट कर सकते हैं। तो पहला है, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई सहमति दे दी गई है कि ऐसा ऐसा फलाना फलाना व्यक्ति पार्टनर बन सकता है, बन जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अब डीड नहीं है तो क्या, तो फिर सर्वसम्मति से काम होगा, सबकी सहमति होनी जरूरी हो जाएगी। इफ ऑल द पार्टनर अग्री टू एडमिट द पार्टनर। एडमिशन होते ही पार्टनर के श्याम भाई आ गए, अब क्या होगा, इनको कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, भविष्य में होने वाले प्रॉफिट्स में इनका अधिकार होगा, जो एसेट्स हैं फर्म के उसे शेयर करने का अधिकार भी इनको मिलेगा। एट द सेम टाइम वो लायबल हो जाएगा बिजनेस की किसी भी लाइबिलिटी के लिए, उसके एडमिशन के बाद जो भी लाइबिलिटीज आएंगी, याद रखना पहले की लाइबिलिटीज नहीं, जो नई लाइबिलिटीज क्रिएट होंगी किसके एडमिशन के बाद, श्याम के एडमिशन के बाद, या लॉस के लिए भी। तो ऑल इन ऑल समझने वाली बात यह है कि फायदे और एसेट भी शेयर करने मिलेंगे, लाइबिलिटीज और नुकसान भी झेलनी पड़ेंगी। न्यू और इनकमिंग पार्टनर रिसीव शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल टू sacrifice ऑफ प्रॉफिट शेयर और शेयर बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर और बाय पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो कुल मिला के जो नया पार्टनर है उसे एक शेयर मिलेगा, मतलब श्याम को शेयर मिलेगा, और जो पुराने पार्टनर है ये अपना जो हिस्सा है वो छोड़ रहे होंगे। हिस्सा छोड़ने की वजह से जो श्याम है वो राजू और बाबू को पैसे देगा। याद रखना, ये मत सोच लेना कि सर रिपीटेटिव हो रहा हो, बेटा अकाउंट्स इजी है, इसी से भागते हो फिर होते हो परेशान, समझते चलो। एग्जाम्पल रिपीट हो भी रहा तो और अच्छी बात है ना, फालतू की कोई और एग्जाम्पल आके तंग तो नहीं कर रहे। तो यहां पर श्याम को जो हिस्सा मिला है, जो रेशियो मिला है, उस रेशियो की वजह से उसको पैसे पे करने पड़ेंगे, किसको, राजू और बाबू को। तो यहां पर जो वो पैसे पे करेगा वो कहलाएगा क्या, कंपनसेशन। यहां पर जो अमाउंट डिसाइड किया गया है वही कहलाएगा गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के अलावा जो नया पार्टनर है ये कुछ कैपिटल और लेके आ सकता है साथ में, ताकि उसे फर्म के एसेट्स में और भी राइट्स मिल जाए। मतलब मान लो जो श्याम है इसका हिस्सा देने का था 50,000, इसने दे दिए 1,00,000, तो 50,000 हो गए गुडविल के। अब जो 50,000 और एक्स्ट्रा मिले हैं तो वो उसका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, फर्म की साइज बड़ी हो जाएगी और उसको एसेट्स का अधिकार भी मिल जाएगा। पार्टनर के एडमिशन के बाद इफेक्ट क्या होंगे, पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नई पार्टनरशिप डीड आएगी। नया पार्टनर जो है भविष्य में होने वाले नुकसान और फायदे सबके लिए जिम्मेदार होगा। नया जो पार्टनर है उसे अग्रीड अमाउंट पे करना पड़ेगा फर्म को, जो कैपिटल के तौर पे तय हुई है। जो नया पार्टनर है इसे राइट मिल जाएगा एसेट्स में, और साथ ही साथ में लाइबिलिटीज के लिए भी जिम्मेदार हो जाएगा। एडजस्टमेंट बनाए जाएंगे रिजर्व में, साथ ही साथ में जो पहले से प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं उसमें भी। साथ ही साथ में एसेट्स जो हैं इन्हें रिवैल्यू करना पड़ेगा, जो लाइबिलिटीज हैं इन्हें रियलाइज करना पड़ेगा। और ये चेंजेस कहाँ आ सकते हैं, अगेन पार्टनर के दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट होता है और एक करेंट अकाउंट होता है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एंड इज पेड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर देयर सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर बाय द गेनिंग पार्टनर। वही बात, बाबू भैया को और राजू को पैसे मिलेंगे, किससे मिलेंगे, श्याम से मिलेंगे, उनका हिस्सा छोड़ने के लिए। मूविंग ऑन, अब हम बात करेंगे उन एडजस्टमेंट की जो एक पार्टनर के आने पर करने पड़ते हैं। तो यहां पर
सारे वही एडजस्टमेंट हैं जो मैंने आपको बताए थे। बीच में एक टर्म आएगी, उसे मैं अभी से ही एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि फ्लो ना टूटे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये टर्म को एक बार पढ़ो और हमेशा के लिए खत्म कर दो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ही होता है 12th में, यहां यही पढ़ना है, और वो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है? क्यों? क्योंकि ये खर्चा ऐसा खर्चा होता है जो होता तो एक साल में है, लेकिन इसको आने वाले कई सालों तक एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि इसके फायदे आने वाले कई सालों तक मिलते हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी ने एक ऐड कराया 10 लाख रुपए का, अब लोगों के दिमाग में वो कंपनी सेट हो गई, अब वो तो 4-5 साल तक लोगों के दिमाग में चलेगी ना कंपनी। तो यहां पर जो 10 लाख है उसे 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके 5 साल तक एडजस्ट किया जाएगा, एक ही बार में उसको 10 लाख रुपए का खर्चा नहीं दिखाया जाएगा। ऐसे खर्चे को बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एग्जांपल है इसका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। बाकी पुराना पूरा पैटर्न फॉलो होगा, समझेंगे। तो यहां पर होने वाला क्या है, जैसे ही एक पार्टनर का एडमिशन होगा, सबसे पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा वो डिटरमाइन करेंगे, गुडविल की अकाउंटिंग करेंगे, अगर कोई भी फायदा है या नुकसान है तो उन्हें एडजस्ट करेंगे, साथ ही साथ में एसेट्स अगर हैं तो उनकी रिवैल्यूएशन करेंगे, लाइबिलिटीज है तो उनका रीअसेसमेंट। याद रखना एसेट्स के साथ ही रिवैल्यूएशन शब्द आता है और लाइबिलिटीज के साथ ही आता है शब्द रीअसेसमेंट। फिर अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसे भी एडजस्ट किया जाएगा। फिर अगर किसी भी तरीके के रिजर्व हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, लॉसेस हैं, तो उनकी अकाउंटिंग की जाएगी, और इसके बाद जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आया है उसके हिसाब से कैपिटल को एडजस्ट कर दिया जाएगा नए पार्टनर की और पुराने पार्टनर्स की। टॉकिंग अबाउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो होता है जो आने वाले पार्टनर को मिलने वाला है भविष्य में होने वाले प्रॉफिट और लॉसेस के लिए। जो नया पार्टनर है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना फिर से, ठीक है। जो नया पार्टनर है ये डिसाइड कर सकता है कि उसका जो शेयर उसे मिलने वाला है पुराने पार्टनर से, वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी हो सकता है, पर्टिकुलर रेशियो में भी हो सकता है, या पर्टिकुलर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना, बहुत इजी है। एग्जाम्पल वही कंटिन्यू करेंगे ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। राजू, बाबू, और पार्टनर कौन आया था? श्याम, ठीक है। अभी तक के एग्जाम्पल में मैंने क्या समझाया था कि ये आया, मान लो इसने मांग लिया 40% हिस्सा, और ये पहले से कितने के मालिक थे? 50 और 50% के। तो इसने भी 20 दे दिया, इसने भी 20 दे दिया, तो इन दोनों ने अगर 20-20 दे दिया तो क्या हुआ? इन्होंने अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया, मतलब 1:1 के हिसाब से बराबरी से दोनों ने अपना हिस्सा छोड़ा। ये है पहला केस। दूसरा केस क्या निकल के आता है? दूसरा केस मान लेते हैं कि यहां पर्टिकुलर फ्रैक्शन में आया, राजू को चाहिए था 40%, तो बाबू ने छोड़ा 10% और राजू ने छोड़ा 30%। तो ये हो गया केस नंबर 2 इन अ पर्टिकुलर रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, या फिर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब वही, इसी को लिख देते किसमें कि 1/4 दे दिया, है ना, या फिर इसने 10% छोड़ा है ना, तो 10 अपॉन कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1/5। तो इसने छोड़ दिया अपना कितना? 1/5। अरे भाई वही है, उसी परसेंटेज को अगर मैं फ्रैक्शन में लिख दूं, कितना छोड़ा? 10%। था कितना इसके पास? 50%। तो 10% मतलब 10 को और 50 को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 1/5। तो या तो पर्टिकुलर रेशियो भी दे सकते हैं या पर्टिकुलर फ्रैक्शन भी दे सकते हैं, बस यही 3 तरीके हैं। बराबर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, और उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, एंड दैट्स इट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही जिससे मैं बार बार बोल चुका हूं, आपको पता है, जो बाबू भैया हिस्सा छोड़ेंगे, जो राजू हिस्सा छोड़ेंगे, वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। इसके बदले में जो नया पार्टनर आएगा वो कंपनसेशन देगा और वही पैसा इन लोगों को मिलेगा। ये जो अपना हिस्सा छोड़ेंगे ये इक्वल भी छोड़ सकते हैं या फिर कुछ एक अग्रीड रेशियो में भी छोड़ सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है? देखो कितनी वाहियात बात करी। पर्पस ये है ना कि कोई व्यक्ति अपना हिस्सा छोड़ रहा है कंपनी से तो कुछ तो चाहेगा, है ना, ये बेसिक आंसर है, समझेंगे। ताकि
यहां भी वही लिखा है, ठीक है, ताकि उनको वो पैसा मिल सके उस शेयर के बदले में जो उन्होंने छोड़ा है। फॉर्मूला सेम वही, सन मैंने बताया था, सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। अब जब हमने समझ लिया है क्या एडमिशन, हमने समझ लिया है सेक्रीफाइस, अब हम समझेंगे क्या कि वैल्यूएशन कैसे की जाती है, किसकी, अकाउंटिंग की, और किसकी, वैल्यूएशन कैसे की जाएगी और अकाउंटिंग कैसे की जाएगी गुडविल की। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस किए कर चुके हैं, नया क्या है इसमें। तो किन किन सिचुएशन में अकाउंटिंग का हिसाब किताब किया जा सकता है, अकाउंटिंग गुडविल जो है ये सेटल कैसे की जा सकती है। तो भैया गुडविल प्राइवेटली पे हो गई, चुपचाप से गुप्त में काम हो गया, है ना। तो जब खोपचे में ही काम हो गया तो फिर आगे चल के कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, जरूरी नहीं है कि कई बार जो गुडविल है वो पैसे में ही लाई जाए, एसेट्स के तौर पे भी लाई जा सकती है। याद रखना, यही बेसिक्स है जो क्वेश्चन में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं, फिर दिमाग घूम जाता है। तो ध्यान से सुनने की जरूरत है। अकाउंटिंग है मेरे दोस्त, अगर साथ में कोई भी डिस्ट्रैक्शंस लेके पढ़ रहे हो ना तो हो गई पढ़ाई। When a part of goodwill is brought, कोई हिस्सा लाया जाता है गुडविल का, वही बात पैसे की बात कर रहा है कि प्रीमियम दे दिया किसके लिए, गुडविल के लिए। या एक सिचुएशन और ऐसी हो सकती है जब पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता, मतलब पार्टनर आ गया है, पार्टनर ने आके अलग से नामकरण करके कि भैया ये लो गुडविल का पैसा, ऐसा करके नहीं दिया, इकट्ठा एक लमसम अमाउंट दे दिया, उसी के अंदर क्या है, गुडविल एडजस्टेड है। तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब ऐसा नहीं है कि उसने गुडविल का पैसा नहीं दिया, वो तो देना ही पड़ेगा। इट्स जस्ट कि उसने कुछ अमाउंट पहले ही दे दिया है, उसी के अंदर जो है गुडविल पे हो चुकी है। कैसे, मान लो शाम की गुडविल निकल रही थी 50,000 की, उसने बोला कि एक काम करो, कैपिटल एपिटल और ये असेसमेंट सब मिला मिलो के ये लो 1,00,000, इसी में एडजस्ट हो गई। अब पार्टनर ही तो है, आपसी सहमति में कुछ भी कर सकते हैं, तो बन जाता है चौथा केस। तो यहां इसको मैं समझा भी देता हूं, है ना। कौन सा टॉपिक, हिडन गुडविल या फिर इनफर्ड गुडविल। हिडन और इनफर्ड गुडविल को समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। कई बार ऐसा होता है जब गुडविल की वैल्यू गिवन नहीं होती, और जब ऐसी वैल्यू गिवन नहीं होती तो उसे बोला जाता है इनफर्ड गुडविल। एग्जांपल के लिए ए और बी, जिनकी फर्म में कैपिटल कितनी है 50,000 और 1,00,000, ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। तभी सी उनके यहाँ पर एडमिट होता है और वो लेके आता है 60,000 रुपए और मांगता है 1/4 शेयर। तो देखो उसने पैसे कितने दिए 60,000 और हिस्सा कितना मांगा 1/4, तो उसने 1/4 हिस्से के लिए कितना पैसा दे दिया 60,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इस केस में जो टोटल कैपिटल होगी फर्म की कितनी होगी, भाई 1/4 की वैल्यू इन्होंने पूछा है कि फर्म की वैल्यू कितनी है, फर्म की 1/4 वैल्यू उसने कितनी पे की 60,000, तो पूरी कितनी होगी 4 गुना 1/4 60,000, तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60,000 इंटू 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 6 4 24, 24 लाख रुपए। ठीक है, अब जिनको ये समझ नहीं आया मैंने कैसे निकाला, तो एक बात बताओ 1/4 कितना होता है, ऐसे समझ आएगा भैया, ये 1/4 है, इसकी वैल्यू अगर 60,000 है तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है 60 ये 60 ये 60 ये और 60 ये, आ गया ना 24 लाख। ओके, तो सॉरी 2,40,000 क्योंकि 60,000 का है। ओके, तो यहां पर 60,000 की वजह से 60,000 60,000 60,000 और 60,000 ये हो गया 2,40,000। लेकिन अगर देखा जाए तो जो इसने पैसा पे किया है वहां तो वैल्यू 2,40,000 निकल रही है, लेकिन एग्जैक्टली इन तीनों का कैपिटल भी मिला दे तो कितना पैसा है 50,000 और 1,00,000 हो गया 1,50,000, 60,000 लाया ये तो हो गई 2,10,000 रुपए। लेकिन जहां पर वैल्यू 2,10,000 होनी चाहिए थी वहां पर निकला कितना 2,40,000, तो जो 30,000 रुपए निकला वो क्या था, वो फर्म की ओवरऑल गुडविल थी। यहां पर जो 30,000 रुपए निकल के आया है ये फर्म की ओवरऑल गुडविल है। अब इस ओवरऑल गुडविल के बदले में जो हिस्सा सी ने लिया है दैट इज 1/4, इस 1/4 का पैसा वो किस हिसाब से एडजस्ट करेगा, गुडविल के हिसाब से। तो यहां पर जो गुडविल निकल के आ गई ये कितनी आ गई 7,500 रुपए। और यहां ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है हिडन गुडविल या फिर इनफर्ड गुडविल।
और अभी यहाँ पर लिखा हुआ एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये मैंने आपको समझा दिया था कि ये क्या होता है। और इसकी कैटेगरी में कौन आता है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। बस इतना ही होता है इसमें। अब हम बात करेंगे आगे और करवाएंगे एक पार्टनर को रिटायर, क्योंकि बाबू भैया ज़्यादा एज में और नशे में दोनों में चले गए, तो उनको अपन करा देंगे रिटायर अब, ठीक है। तो जैसे ही एक पार्टनर रिटायर होगा, जो पुरानी पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी, नया डीड बनकर सामने आएगा। और पार्टनर कब कब रिटायर हो सकता है? तो ये रिटायर हो सकता है तब जब इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, मतलब वहां एक ऐसा एग्रीमेंट था कि भैया ये रिटायर होगा ही होगा। दूसरी सिचुएशन, इफ ऑल द पार्टनर अग्री टू द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और अगर मान लो टाइमलाइन मेंशन नहीं है, तो यहां पर सारे पार्टनर की सहमति के साथ में बुझा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बाबू भैया का मन होगा, बोलेगा मैं जा रहा रे बाबा, तो ऐसा नहीं है। श्याम और राजू को अग्री होना पड़ेगा, तभी वो जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। एंड फिर है इफ द पार्टनरशिप इज एट विल बाय गिविंग अ नोटिस। मतलब पार्टनरशिप इज एट विल का मतलब ये कि पार्टनरशिप में डीड में लिख दिया गया था कि भैया कल को किसी पार्टनर का मन है कि रिटायर करना है, तो वो रिटायर कर सकता है। फिर जो पार्टनर जा रहा है उसकी लाइबिलिटीज क्या है? वही बात जो साधारण शब्दों में अगर समझें तो वो बाबू भैया को जो पैसे मिलने होंगे वो ले लेंगे, या जो चुकाने के लिए निकल रहे होंगे वो चुकाने पड़ेंगे। साधारण लैंग्वेज में ये हुआ। समझेंगे लाइबिलिटीज ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर को। तो पार्टनर रिटायर हो रहा है, कुछ ना कुछ इसकी लाइबिलिटीज होंगी। तो भाई जब तक वो रिटायर हो रहा है, रिटायर होने से पहले उसको अपनी सारी लाइबिलिटीज खत्म करनी पड़ेंगी। लेकिन क्या हो कि उसे रिटायर होना है और लाइबिलिटीज अभी हैं और वो पूरी नहीं कर पा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में वो एक अग्रीमेंट कर सकता है, किसके साथ? थर्ड पार्टीज के साथ, जिनको पैसा देना है। अगर वो अग्री हो जाते तो इन दैट केस जो है पार्टनर रिटायर हो सकता है। लाइबिलिटीज फॉर द एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट। तो भाई पार्टनर रिटायर हो गया है ना, मान लो ये 30 तारीख को रिटायर हो गया बाबू भैया, तो क्या ये रिटायर हो गया? अब इनकी जिम्मेदारी खत्म? नहीं, जब तक ये एक पब्लिक नोटिस नहीं दे देंगे कि भैया मैं बाबू दबेड़ा क्या हो गया हूं, रिटायर हो गया हूं, तब तक वो माना जाएगा कि अभी भी पार्टनर है। तो भाई रिटायरमेंट का प्रोसेस जब कंप्लीट होगा, जब पब्लिक नोटिस दे दिया जाएगा, वरना उसके बीच में भी कोई दिक्कत परेशानी हुई तो बाबू भैया जिम्मेदार तो रहेंगे। अब रिटायरिंग पार्टनर के राइट क्या है? टू गेट हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म। वो अपना हिस्सा ले सकता है गुडविल का, याद रखना, गुडविल का हिस्सा ले सकता है। किससे? फर्म से। और साथ ही साथ में उसकी जो कैपिटल वहां लगी हुई है, किसके साथ? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और अदर क्लेम्स के साथ में। तो क्या क्या मिल जाएगा उसको? बाबू भैया जाते जाते जो गुडविल का हिस्सा है वो ले जाएंगे, उनका जो कैपिटल लगा था वो ले जाएंगे, साथ ही साथ में अगर कोई रिजर्व में उनका हिस्सा था तो वो ले जाएंगे, कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे तो वो भी ले जाएंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं जो बाबू भैया जाते जाते लेकर चले जाएंगे। एडजस्टमेंट कौन कौन से बनाने पड़ते हैं पार्टनर के रिटायर होते समय? तो अगेन सबसे पहले वही सारे फंडे, नया पीएसआर निकाला जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस रिजर्व, इन सारी की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। फिर इसमें नया ऐड क्या होगा? देखो वो 5 स्टेप चलते रहते हैं। यहां पर एक जो नया ऐड होगा वो ये है कि पैसा डिटरमाइन करना पड़ेगा जो ड्यू है रिटायरिंग पार्टनर का। मतलब अमाउंट बताओ, डिटरमाइन करो कि भैया बाबू भैया को कितना पैसा आप पे करोगे। देन पहले हिसाब किताब लगाओ, हिसाब निकालो, फिर वो पैसा पे करो, और जब पैसा पे कर दिया है तो जो बचे हुए पार्टनर है उनके बीच में कैपिटल का एडजस्टमेंट कराओ, कहानी खत्म। हिसाब करो, पे करो, नए पार्टनर के बीच में कैपिटल एडजस्ट करो। ये 3 चीजें नहीं है। तो एक डिफरेंस निकालना है बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो
ये सारी चीज़ें मैंने डाली हैं आपके रिवीजन के लिए। ये आपको लिखनी है और इनके बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, ये आपको पता होना चाहिए। सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। व्हाट इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इज अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। तो जो पैसा हमें बताना है कि कितना बचा हुआ है देने के लिए बाबू भैया को, तो वो कैसे पता चलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहली बात, उनके अकाउंट में यानी कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या किया जाएगा। तो एंट्रीज दैट इंक्रीज द क्लेम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अब ना बाबू भैया जाने वाले होंगे, धड़कनें तेज होंगी, मेरा जो अकाउंट का पैसा है ये बढ़ेगा कि घटेगा, ये समझने का टॉपिक आ गया। तो पहले समझेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो उनके अकाउंट में पैसा बढ़ाएगा रिटायर होते समय। तो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, अगर उनके कैपिटल और करेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो ये बढ़ेगा। प्रॉफिट हुआ है तो बढ़ेगा। एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है तो भी इनके अकाउंट में पैसा ऐड होगा। रीअसेसमेंट में मतलब लाइबिलिटीज कम हो गई तो भी उनके अकाउंट में पैसा बढ़ेगा। रिजर्व में उनका हिस्सा था तो पैसा बढ़ेगा। प्रॉफिट इकट्ठे करके रखे हुए थे, एक्यूमुलेटेड थे, तो हिस्सा बढ़ेगा। उनका हिस्सा मिलेगा उनको गुडविल का तो पैसा बढ़ेगा। रिटायरमेंट की डेट तक भी जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें भी उनका जो हिस्सा बनेगा उसको जोड़ देने पे भी उनका जो अमाउंट है वो बढ़ेगा। और अगर कोई सैलरी कमीशन वगैरह ड्यू थी तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बाबू भैया के रिटायरमेंट में जाते समय उनको मिलने वाले अमाउंट को बढ़ाएंगी। इन्हीं को कर तो उल्टा तो घटाएंगी। क्या क्या घटाएगा, तो भैया कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जगह डेबिट बैलेंस है तो उनके अकाउंट में पैसा जो है ये माइनस होगा, ठीक है। और ड्राइंग अगर उन्होंने की थी कोई तो वो माइनस होगा। कोई इंटरेस्ट देना था तो माइनस होगा। कोई लोन रखा था लेकर उन्होंने तो माइनस होगा। कोई एडवांस लिया था तो माइनस हो जाएगा। कोई लॉसेस हुए हैं तो हो जाएगा। एसेट्स की वैल्यू गिर गई है तो लॉस हो जाएगा। लाइबिलिटीज बढ़ गई हैं तो लॉस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनके अकाउंट में पैसा बढ़ाएंगी या पैसा घटाएंगी। अगर आपने कंटिन्यूएशन में सुना है तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा और पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा। और अगर ऐसा हो रहा है और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पेमेंट कैसे की जा सकती है, देखो पेमेंट दो तरीके से की जा सकती है। या तो पूरा अमाउंट एक बार में दे दो तो वो हो जाएगा लमसम, और हो सकता है अमाउंट बड़ा हो, अचानक से एक पार्टनर निकल जाए तो कंपनी कई बार जो है वो परेशानी में चली जाती है, मिट भी जाती है, तो वहां पर उनको इंस्टॉलमेंट में भी पैसे दिए जा सकते। तो तरीके हैं दो। देन कम्स अकाउंटिंग ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो पार्टनरशिप की पार्टनर की अगर डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप सबसे पहले तो खत्म होगी। यहाँ पर चेंज आएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट लाइक चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, यहाँ पर भी ये कम हो, मतलब इट विल कम टू एन एंड, ये खत्म हो जाएगी। हाउएवर अगर फर्म चाहे तो बचे हुए पार्टनर्स के साथ अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकती है। हु विल टेक द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, मतलब कुल मिला के यहाँ बाबू भैया की तो डेथ ही हो गई तो उनका हिस्सा हो जाएगा फ्री। अब ये फ्री हिस्सा श्याम और राजू अपने हिसाब से ले सकते हैं। एक और केस निकल के आ सकता है जहां पर वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो फर्म को कंटिन्यू नहीं करेंगे। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ओके, सो इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्म। डीड में ये लिखा था कि फर्म कंटिन्यू नहीं की जा सकती और पार्टनर की डेथ हो जाती तो फर्म हो जाएगी डिसॉल्व। डीड बनी, 3 पार्टनर थे, लिखा हुआ था कि डेथ अगर हो गई तो फर्म खत्म, मतलब खत्म, फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर इज सेम एज दैट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो हम देखो कितना इजी हो जाता है, जो रिटायरमेंट पढ़ के आया था ना वहां जो प्रोसेस फॉलो हो रहा था वही डेथ में भी फॉलो हो जाता है।
हाउएवर यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों? रिटायरमेंट इंसान अपनी इच्छा से ले रहा होता है, प्लान किया जा सकता है, लेकिन डेथ जो है ये प्लान नहीं की जा सकती। So that's why payment of due amount is made to retiring partner in case of retirement, whereas amount due is paid to legal heirs और executor। तो कुल मिला के बाबू भैया जब रिटायर हुए तो उनको मिलने वाला पैसा उन्हीं को मिला, लेकिन अगर डेथ हो गई तो उनके लीगल एयर्स, ये एच है, हेयर्स मत पढ़ लेना भैया, वो एच साइलेंट होता है, वो है एयर्स, मतलब उनके जो उत्तराधिकारी होंगे, एग्जीक्यूटर का भी यही मतलब होता है, ठीक है, जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनको ही ये पैसा मिलने वाला है। अब देखो मतलब कोई लीगल वारिस है तो एयर में हो गया, वरना अब जो भी ओवरटेक कर रहा है वो एग्जीक्यूटर हो जाएगा। एडजस्टमेंट सारे वही, चेंज इन पीएसआर, गुडविल अकाउंटिंग होगी, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉसेस। फिर यहाँ पर निकाला जाएगा कि जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है, इनके अपने केस में बाबू भैया की, तो क्या था, प्रॉफिट था या लॉस था, ये देखा जाएगा, कितना पैसा देने के लिए निकल रहा है ये देखा जाएगा, पेमेंट कर दी जाएगी उनके लीगल एयर्स को या फिर एग्जीक्यूटर्स को, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया जाएगा अगर वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो, वरना सब खत्म। मतलब कंटिन्यू करेंगे तो नया डीड बनेगा और एडजस्ट हो जाएगा कैपिटल। देन कम्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर हम बात करें डिसोल्यूशन की तो मतलब यहां पर ये होता है कि इच्छा से जब आपने आपकी फर्म को समाप्त कर दिया है, तो वाइंड अप कर दिया है, ऐसी सिचुएशन कहलाती है क्या, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। Dissolution of the firm means business of the firm is closed and firm is wound up, मतलब ये खत्म कर दी गई है, that is dissolved. As a result, अब जो इकोनॉमिक रिलेशन थी बिटवीन द पार्टनर्स ये खत्म होने वाली है। It differs from dissolution of partnership, which means reconstitution of partnership, but the firm continues। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अलग है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब पूरी फर्म खत्म, पार्टनरशिप खत्म मतलब कोई एक व्यक्ति जो था उसकी जो पार्टनरशिप है वो खत्म हुई है। दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक जगह एक व्यक्ति है, एक जगह पूरी फर्म है। सेक्शन 39 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ये कहता है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। In dissolution of firm, assets of the firm are realized and outside liabilities and loan by the partner और पार्टनर्स आर पेड। सारे एसेट्स को रियलाइज कर लिया जाएगा, मतलब कुल मिला के बेच बाच के जो पैसा मिलेगा ले लिया जाएगा। कोई आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं या लोन है तो उसे पे बैक कर दिया जाएगा। बैलेंस अगर कुछ बचता है तो ये सेटल कर दिया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। मतलब फर्म डिसॉल्व हुई, जो एसेट्स हैं उनसे जो पैसा मिल सकता है वो रियलाइज कर लिया, ले लिया, जो लाइबिलिटीज थी पे करने के लिए कर दी। इसके बाद अगर कोई पैसा बचा तो वो सेटल कर लिया जाएगा पार्टनर्स के बीच में उनके कैपिटल अकाउंट में। देयर इज शॉर्ट, ओके ये हो गया। अब आते हैं कि डिसोल्यूशंस के जो मोड हैं ये कौन कौन हो सकते हैं। तो डिसोल्यूशन के पहले मोड की अगर हम बात करें तो पहला कहता है कि बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। अगर किसी भी तरीके से जो फर्म है वहाँ पर जो सारे पार्टनर हैं ये सहमत हो जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमारे बीच का जितना भी अभी तक चला आ रहा था हिसाब किताब हम सब खत्म करने वाले हैं अपने केस के हिसाब से, राजू बाबू श्याम आर अग्रीड कि भैया खत्म करते हैं, तो हो जाएगी डिसॉल्व। इसे बोला जाएगा बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। फिर होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर डिसोल्यूशन जो है ये कंपलसरी हो जाता है। कौन सी सिचुएशन है ये? ऐसी सिचुएशन जब सारे पार्टनर एक पार्टनर को छोड़ के क्या हो जाएं, इंसॉल्वेंट हो जाएं, दैट इज दिवालिया घोषित हो जाएं, बैंकरप्ट घोषित हो जाएं, सड़क पे आ जाएं, भिखारी बन जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में हो जाएगा। या बिजनेस जो है ये अनलॉफुल बन गया, कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी भैया कि वो गैर कानूनी हो गई, तो यहां पर कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। फिर होता है बाय गिविंग नोटिस।
ऐसी सिचुएशन होती है कई बार जहां पर पार्टनरशिप होती है विल में, मतलब इच्छा के हिसाब से। तो ऐसी सिचुएशन में नोटिस देके के फर्म जो है इसे डिसॉल्व किया जा सकता है, या फिर ऑन दी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, या किसी इवेंट के होने पर। कौन से इवेंट? अ फर्म में बी डिसॉल्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इफ पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइड ऑन एक्सपायरी ऑफ अ टर्म विच द फर्म वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। जैसे एक प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट आती है, इन्होंने अपने डीड में एक एक्सपायरी डेट लिख दी कि भैया इस तारीख को हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई, खत्म, ठीक है। फिर है कंप्लीशन ऑफ अ वेंचर, या फिर उन्होंने लिखा कि ये कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, जब ये कंप्लीट होगा तो खत्म। तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म होगा, वो वेंचर खत्म होगा, ऐसी सिचुएशन में भी इनकी जो फर्म है ये डिसॉल्व हो जाएगी। फिर अगर डेथ हो गई पार्टनर की, और डीड में लिखा है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो फर्म कंटिन्यू नहीं करेगी, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये हो सकता है। देन ऑन एजुकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, और अगर वहां पर जो पार्टनर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। फिर आता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। टॉकिंग अबाउट डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है किसी भी फर्म के डिसोल्यूशन के लिए। कब? जब पार्टनर जो है उसका दिमाग घुटनों में आ जाए, बावरा हो जाए, अनसाउंड माइंड का हो जाए, या फिर पार्टनर जो है ये अपनी ड्यूटीज को अच्छे से पूरा ना कर पाए, या फिर किसी भी मिसकंडक्ट को लेके कोई गलत हरकत कर दी तो जिसकी वजह से फर्म का नाम खत्म होगा, तो भी यहां पर डिसॉल्व हो सकती है। पार्टनर जो है कोई एक या उससे ज्यादा बार बार जो है क्या कर रहे हैं, जो डीड है उसमें लिखी हुई चीजों को ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं, है ना। टेक्निकल टर्म में अकाउंट की इसे ही बोला जाता है ब्रीच करना, है ना, तोड़ना, ना मानना। कोर्ट को ये लगता है कि जो फर्म है इसका डिसोल्यूशन जस्टिफाइड है, तो भी ऐसी सिचुएशन में डिसोल्यूशन हो सकता है। या ऐसी सिचुएशन जब ऐसा लगता है कोर्ट को कि भैया ये जो कंपनी है ये तो गई, अब ये सिर्फ लॉस बनाएगी और सिर्फ लॉस बनाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो कोर्ट है वो क्या करेगी, यहां पर ऑर्डर दे देगी कि भैया तुम अपनी जो दुकान है ये लपेटो, बंद करो, डिसॉल्व करो। यहां पर मैंने आपको डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंस आपको बता दिया है। ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस्ड है और आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। ये आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रखा है, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। मूविंग ऑन, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब देखो, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो वहाँ पर दो इशू आते हैं अक्सर, और वो इश्यूज कौन कौन से होते हैं? एक तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट है उनको सेटल करना, और दूसरा जो डेट है उनको सेटल करना। बट ध्यान से सुनना, ये तो इजी है, सुन के समझ आ गई, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट है उन्हें सेटल करेंगे, बट जो डेट हैं उनको भी सेटल करना पड़ेगा। अब डेट कैसी है? दो तरीके की डेट निकल सकती है। एक डेट तो हो गई फर्म की खुद की डेट, और दूसरा किसकी डेट? किसकी उधारी? पार्टनर्स की, मतलब बाबू की उधारी और राजू की उधारी। तो ये इन दोनों की डेट कहलाएगी पर्सनल डेट, और फर्म की डेट कहलाएगी फर्म्स डेट। समझेंगे आगे। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट की अगर हम बात करें तो सेक्शन 48 के हिसाब से ध्यान से सुनना क्या होगा, लॉस का ट्रीटमेंट कैसा होगा। दो चीजें हैं, ऐसा हो सकता है कि लॉस निकल आए या किसी पार्टनर के कैपिटल में कमी निकल आए, मतलब उसकी कैपिटल जितनी होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं बची है किसी भी कारण से। एग्जाम्पल के लिए, फर्म के लिए उसने किसी काम में लगा दी तो उसकी कैपिटल जितनी होनी थी उससे कहीं कम हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, प्रॉफिट का जो हिस्सा रखा है उससे लॉस पूरे किए जाएंगे, उससे जो कैपिटल की डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी की जाएंगी। प्रॉफिट से पूरा कर देने के बाद अगर फिर भी कमी रह गई तो जो कैपिटल ऑल बची हुई है उससे पूरा किया जाएगा, और लास्ट में अगर फिर भी वो लॉस पूरा नहीं हो पा रहा तो उस रेशियो में उसे डिवाइड करना पड़ेगा जो पार्टनर के बीच में है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं
कि लॉस निकल के आ रहा है कितने का, इसे अभी हटा दूं डेफिशिएंसीज को, ठीक है। लॉस निकल के आ रहा है कितना, 5 लाख का। अब 5 लाख का जो लॉस है ये दोनों भाई मिलके पे करेंगे। प्रॉफिट कितने था, 2 लाख का, तो भैया 2 लाख दे दिए, तो अब बचा कितना, 3 लाख। अभी भी तो बचा ना लॉस। अब क्या है, इनकी कैपिटल है, मान लो कितनी है, 50 हजार। अब 50 हजार रुपए और दे दिया ने, तो कितनी बची अब, 2 लाख। अभी भी 2 लाख बचा है ना, तो अब ये 2 लाख रुपए ये पार्टनर अपने रेशियो के हिसाब से उस लॉस को चुकाएंगे। सिंपल, बस यही बात यहां लिखी हुई है। देन कम्स एप्लीकेशन ऑफ एसेट। अभी ये तो पैसे की बात हो गई, लेकिन जो फर्म है, फर्म के पास एसेट्स भी तो होते हैं, तो वो एसेट्स कैसे पूरे होंगे, समझेंगे। तो इन एसेट्स का यूज कैसे होगा डेफिशिएंसीज को पूरा करने में। सबसे पहली बात, फर्म के पास जितने एसेट हैं उन्हें उपयोग किया जाएगा सबसे पहले जो बाहर के लोग हैं उनकी उधारी चुकाने में। देन अगर किसी पार्टनर ने लोन वगैरह दे रखा है तो उस पार्टनर के लोन या एडवांस के पैसे चुकाने में। फिर अगर कहीं से भी किसी तरीके से उसके कैपिटल अकाउंट में कोई डेफिशिएंसी आई है तो वो चुकानी पड़ेगी। और इसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। फिर आता है फर्म डेट्स एंड पर्सनल डेट। तो जो फर्म बाहर वाले लोगों को पैसा देगी चुकाने के लिए जो बाकी हैं वो है फर्म डेट, और जो पार्टनर की खुद की उधारी है वो कहलाएगी पर्सनल डेट या फिर प्राइवेट डेट। सुन के ही समझ आता है, फर्म मतलब कंपनी का डेट, पार्टनरशिप फर्म का डेट, पर्सनल डेट मतलब खुद का डेट। तो कौन चुकाएगा, फर्म का फर्म चुकाएगी और पर्सनल वाला पर्सनली चुकाएगा। तो यहां सबसे पहली बात, फर्म का डेट फर्म चुकाएगी, पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर इज अप्लाइड टुवर्ड the payment of personal debt and surplus if any is applied to the payment of firm debt। अब मान लेते हैं ये क्या कह रहा है, ये लाइन समझ लेना तो ये डिफरेंस इजीली समझ में आ जाएगा। देखो मान लेते राजू है, राजू को चुकाने थे कितने, 5 लाख, और उसके पास जो पैसा पड़ा था उसके कैपिटल अकाउंट में वो भी था 5 लाख। अब उसने क्या करा, अपना पर्सनल डेट चुका दिया। अब उसके पास नहीं बचा तो वो जिम्मेदार नहीं है फर्म का पैसा चुकाने के लिए। क्यों, क्योंकि फर्म का पैसा तो एसेट्स को बेच के भी चुकाया जा सकता है। लेकिन मान लो अगर यहां पर होते 7 लाख, कितने थे, 7 लाख, तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा निकल गए। हाँ, इस सिचुएशन में ये जो 2 लाख है वो उपयोग किए जा सकते थे फर्म की उधारी को चुकाने में। कुल मिला के उधारी चुकाने के लिए पैसा है, अगर चुकाने के बाद पैसा बचा तो फर्म का चुकाओ, वरना पर्सनल डेट में आप पर्सनल चुका लो, यहां जिम्मेदारी नहीं बनती। तो यहीं से निकल के आता है डिफरेंस बिटवीन पर्सनल डेट एंड फर्म डेट, अगर कंफ्यूजन आए तो मीनिंग भैया जो फर्म बाहर वालों को पैसा देने वाली है वो हो गया फर्म डेट। जो व्यक्ति बाहर वालों को पैसा देने वाला है, मतलब अपने केस में मान लो राजू है, राजू को किसी को पैसे चुकाने हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहला जाएगा, ये पर्सनल डेट। याद रखना ये बिजनेस से संबंधित नहीं है, राजू ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे ये उधारियां पाली हैं। लाइबिलिटी, अब क्योंकि ये जो डेट है ये फर्म की है तो ऑब्वियसली यहां पर जो सारे के सारे पार्टनर्स हैं ये जिम्मेदार होंगे उस उधारी को चुकाने के लिए। लेकिन कंसर्न पार्टनर की उधारी चुकाने के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, राजू अपनी उधारी चुकाने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, तो फर्म की प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई किया जाएगा, तो भैया फर्म की प्रॉपर्टी को सबसे पहले फर्म की उधारी चुकाने के लिए ही उपयोग में लाया जाएगा। जबकि यहां पर क्या होगा, शेयर ऑफ द कंसर्न पार्टनर इन एक्सेस ऑफ फर्म प्रॉपर्टी ओवर द फर्म डेट कैन बी अप्लाइड फॉर द पर्सनल डेट। फर्म ने अपनी उधारी चुका ली, अगर कुछ बचा तो राजू उपयोग में ले लेगा, लेकिन फर्म की अपनी खुद की उधारी चुकाने के बाद अगर कुछ भी नहीं बच रहा तो राजू कुछ भी यूज नहीं कर पाएगा। एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, अगर राजू के पास एक्सेस में पैसा है, मतलब वही बात की चुकाने थे 5 लाख, जेब में थे 7 लाख,
तो 5 लाख चुका के 2 लाख बच गए तो भैया चुका दो फर्म का डेट, लेकिन अगर थे ही नहीं तो मत चुकाओ। ये हो गई इस केस में। और यहां पर पर्सनल प्रॉपर्टी इज अप्लाइड, यहां पर भाई उसको तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ही अप्लाई करनी पड़ेगी, किसके लिए, अपनी लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए। तो ये था डिफरेंस बिटवीन फर्म डेट एंड पर्सनल डेट। अगर यहां पहुंचते पहुंचते दिमाग काम करना बंद कर चुका हो तो थोड़ा सा ब्रेक लेना, फिर से एक बार इस वीडियो को देखना। और मैं आपसे बार बार बोलता रहता हूं कि डिस्ट्रैक्शन के बिना आप ये वीडियो देखना। अकाउंट से जरा से कॉन्सेप्ट इधर उधर हुए तो आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इधर उधर हो जाएंगे। एंड एट लास्ट जो मैंने आपके लिए डिफरेंस बिटवीन दिया है वो है डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। ये दोनों अकाउंट्स हम पढ़ चुके हैं। सिंपली यहां पर इनके बीच डिफरेंस लिखा हुआ है। अगेन आपके लिए मैंने इसे रख दिया है ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छी हो सके, आप और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें इस वजह से। सो दैट्स इट गाइस, यहां पर हमारा कंप्लीट होता है पार्टनरशिप की एंटायर थ्योरी। इससे बाहर कहीं से कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट थ्योरी जो हो सकती थी, जितनी हो सकती थी, हमने कवर कर लिए। लेकिन इसे कंप्लीट करने के बाद अभी रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी और भी अकाउंट्स बाकी है जो कि हमारे अगले पार्ट में मिलेगा और उसे हम वहां पर कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी हमारा ये जो पूरी सीरीज है पहुंच सके। तो माय नेम इज मानव, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।